रहस्यमय कहानियां सुनाने के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो कहानी है एक 100 करोड़ की मालकिन के कत्ल की कहानी। लेकिन जब ये राज खुलता है उससे पहले एक और राज है जो आज तक रहस्य बना हुआ है। तो कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है साल 2002 से और ये कहानी है पंजाब के लुधियाना शहर की, जहां सुनील जैन और उनका परिवार रहता है। इनका बहुत बड़ा कारोबार है, बहुत रिच फैमिली है। इनकी एक पत्नी है रीमा जैन और एक बेटा है भानु प्रताप। 2002 में किसी दिन एक दिन अचानक सुनील जैन की कोई गोली मारकर हत्या कर देता है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता है। इस हद तक सुराग नहीं मिलता है कि इस घटना को 3 साल बीत जाते हैं। पैसे वाली फैमिली, रसूखदार फैमिली, मीडिया में काफ़ी कुछ आता है, लेकिन पुलिस कुछ भी इसका सुराग नहीं निकाल पाती है और ये एक अनसुलझा केस रह जाता है। सुनील जैन के जाने के बाद उनका सारा कारोबार रीमा जैन संभालती हैं, अपने बेटे भानु प्रताप की मदद लेती हैं। रीमा जैन की उम्र 40 के आसपास है और सुनील जैन के अचानक इस मर्डर को करीब 3 साल बीत चुके हैं और अब 2005 का साल आ चुका है। 2005 के इस साल में फिर एक अजूबी घटना होती है। 29 जुलाई 2005 के दिन रीमा जैन रोजाना की तरह अपने घर से निकलती हैं और वो अपने दिन की शुरुआत अपने घर के पास ही बने सतलज क्लब से करती थी। सतलज क्लब में जाकर वो स्विमिंग किया करती थी। लेकिन 29 जुलाई के दिन जब वो स्विमिंग करने गईं तो कई घंटों तक वो वापस नहीं लौटती हैं। आमतौर पर वो सुबह 9 बजे से पहले पहले ही घर वापस आ जाती थी। जब इस बात को कई घंटे बीत जाते हैं, घर वाले ढूंढते हैं, इधर उधर फ़ोन किए जाते हैं उनके दोस्तों को, रिश्तेदारों को, कहीं से कोई पता ही नहीं चलता। और वो अपनी होंडा एकॉर्ड कार से निकलती थी तो वो कार भी गायब है। इसके बाद पुलिस को सूचना दी जाती है। अब ये मामला और बढ़ जाता है कि 3 साल पहले उनके पति की किसी ने हत्या कर दी थी और अब वो गायब हैं। मीडिया का प्रेशर भी है, बड़ी फैमिली है, पूरे शहर में हल्ला है। रीमा जैन एक सोशलाइट भी हैं, इसलिए उनके बहुत ज़्यादा जानने वाले, चाहने वाले हैं और पूरे शहर में एक अजीब सा माहौल है कि क्या हो गया। अब उनकी जो गाड़ी की डिटेल है उसके हिसाब से जो आसपास के प्रदेशों की पुलिस है उनको सूचना दी जाती है कि भाई इस तरह से एक महिला गायब हो गई है। पुलिस ने शहर भर में ढूंढा, सबको पूछा, कहीं कोई सुराग ही नहीं, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। आसपास के प्रदेशों की पुलिस को सूचना दे दी जाती है। 3-4 दिन बीत जाते हैं। 3-4 दिन बीतने के बाद राजधानी दिल्ली के IGI जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसकी पार्किंग में जो एक पुलिसकर्मी तैनात है उसकी नज़र एक होंडा एकॉर्ड कार पर पड़ती है और वो जब मिलान करता है तो ये वही कार है जिसकी लुधियाना पुलिस ने देश भर की पुलिस को सूचना दी हुई है कि ये कार अगर आपको कहीं दिखाई दे तो हमें सूचना दीजिए। जब वो देखता है गाड़ी के पास जाकर तो वो देखता है कि वही गाड़ी है, नंबर भी वही है, कलर भी वही है, मेक एंड मॉडल सब कुछ वही है। फिर वो अपने सीनियर्स को बताता है। सीनियर्स लुधियाना पुलिस को बताते हैं। लुधियाना पुलिस अपने साथ एक परिवार के सदस्य को लेकर वहां पहुंचती है उस पार्किंग में और उस पार्किंग की जब तलाशी ली जाती है तो उसमें सिर्फ उनका स्विम सूट मिलता है और कुछ भी नहीं। तो अब पुलिस को ये लगता है कि क्या रीमा जैन बिना बताए विदेश चली गई हैं, क्योंकि यही शक आता है और तो कोई शक नहीं। और पार्किंग में गाड़ी प्रॉपर लगी हुई है जैसे लगाई जाती है और पता किया जाता है, कोई सुराग नहीं मिलता है। परिवार के सदस्य के साथ लुधियाना पुलिस वापस आ जाती है और पुलिस ये कहती है कि आप चेक कीजिए, वो शायद कहीं विदेश चली गई हैं। उनका बेटा कहता है कि अगर वो विदेश भी जाती तो मुझे कम से कम बताती, सूचित करती कहाँ जा रही हैं, कि इतना समय बिना बताए कहीं लैंड हुई होगी फ्लाइट, कहीं इन्फॉर्म करेंगी। फिर घर में तलाशी ली जाती है तो घर में तलाशी के दौरान उनका पासपोर्ट मिल जाता है। पासपोर्ट देखते ही ये बात तय हो जाती है कि रीमा जैन जो हैं वो विदेश तो नहीं गई हैं, इसी देश में हैं। फिर से पुलिस उनकी तलाश में जुट जाती है, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं। इस घटना को करीब
7 महीने बीत जाते हैं और 2006 का जनवरी का महीना आ जाता है। इस दौरान शहर में एसएसपी का भी तबादला होता है। नए एसएसपी आते हैं और वो पुराने कुछ केसेस की फाइल ढूंढना शुरू करते हैं कि भाई कहां तक उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट है। इस दौरान इनके सामने रीमा जैन का केस भी आता है, क्योंकि रीमा जैन के इस केस को लेकर पूरे शहर में हल्ला है। उसी वक्त पुलिस का एक मुखबिर पुलिस को यह सूचना देता है कि जेल में बंद एक कैदी है मक्खन सिंह, और उसने इस कत्ल का जिक्र किया है जेल के अंदर, यह कहते हुए कि लुधियाना की एक बहुत रिच घराने की महिला है, उसको मारने की सुपारी 25 लाख रुपए में ली गई है। मुखबिर के जरिए जब सूचना पुलिस तक पहुंचती है, पुलिस अब उस मक्खन सिंह की तलाश में जुटती है, तो पता यह चलता है कि मक्खन सिंह तो 1-2 महीने पहले ही रिहा हो गया, उसकी सजा पूरी हो गई। मक्खन सिंह को जब तलाशा जाता है तो एक बहुत हैरान करने वाली बात सामने आती है, और वो बात यह है कि वो जैसे ही जेल से रिहा हुआ, उसके कुछ समय बाद कहीं किसी ने उस पर हमला किया और उसकी उसमें मौत हो गई। अब ये केस और उलझ जाता है। अब यहां पे 3 बातें हैं। सुनील जैन की हत्या हो गई थी, उसका कोई सुराग नहीं मिला। उसके 3-3.5 साल बाद उनकी पत्नी गायब हो गई, कोई सुराग नहीं मिला। खबर ये मिली कि उनकी सुपारी ली गई थी, तो जिसने खबर दी उसको भी खत्म कर दिया गया। तो क्या ये पूरा मामला है? अच्छा, इस बीच पुलिस बार बार जो भानु प्रताप है, जो उनका बेटा है रीमा का, उनसे पूछताछ कर रही थी, और बार बार उसने यही कहा था कि मुझे मेरे ताऊ जी पर शक है। क्योंकि जैसे भाइयों में होता है, उनके जो बड़े भाई थे अनिल जैन, उनसे कई बार टकराव होता था प्रॉपर्टी को लेकर। काफ़ी रिच फैमिली, जिसमें बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं और बहुत सारा प्रॉपर्टीज़ हैं। फिर जब पुलिस पूछताछ करती है, क्योंकि पुलिस ने सुनील जैन की हत्या के वक्त भी पूछताछ की थी, फिर रीमा जैन के गायब होने पे भी पूछताछ की थी अनिल जैन से, जो कि बड़े भाई हैं, जो रीमा जैन के जेठ। लेकिन पुलिस को कहीं कुछ मिलता नहीं है, क्योंकि जिस तरीके के विवाद सामने आते हैं वो आमतौर पर ज़्यादातर घरों में होते हैं और उसका हत्या से कोई लेना देना हो सकता है, ऐसा पुलिस को कहीं कोई शक नहीं होता। लेकिन जब ये 3 चीज़ों को जोड़कर पुलिस देखती है, सुनील जैन की हत्या होना, रीमा जैन का गायब होना, और किसी का ये बताना कि किसी ने सुपारी ली है और जो बताता है उसकी भी हत्या हो जाना, अब पुलिस कहती है कि हो ना हो ये मामला घर से जुड़ा हुआ है। क्योंकि बाहर जितने बिजनेस राइवल्स थे उनमें से भी कहीं कोई शक के दायरे में नहीं आता। आमतौर पर जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं उनके राइवल्स भी बहुत बड़े बड़े होते हैं। अब पुलिस एक काम शुरू करती है, अनिल जैन के फोन पर नजर रखना शुरू करती है। कुछ समय बाद अनिल जैन के फोन पर नजर रखने, उनका फोन रिकॉर्ड करने के बाद एक बात खुलकर सामने आती है कि अनिल जैन के 3 ऐसे लोगों से संबंध हैं जो कि आपराधिक बैकग्राउंड के हैं। कुलदीप सिंह, तरसीम सिंह और एक और कोई। पता किया जाता है क्या मामला है ये, क्योंकि इतना बड़ा बिजनेसमैन है और ऐसे आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों से बात क्यों कर रहा है, क्योंकि कॉल रिकॉर्ड्स भी हैं। पुलिस उन तीनों को उठाती है और वो सजा याफ्ता हैं, कई बार अंदर जा चुके हैं, बाहर आ चुके हैं, तो पुलिस को पता है उनकी बैकग्राउंड क्या है और उन पर 3rd डिग्री से पुलिस पूछताछ करना शुरू करती है। कुछ समय बीतता है तो तीनों टूट जाते हैं और फिर ये कहते हैं कि हाँ, हमने ही रीमा जैन की सुपारी ली थी, 25 लाख रुपए में ली थी, और हमने ये बात जब हम जेल में बंद थे तो हमने मक्खन सिंह को बताई थी। पुलिस के कान खड़े होते हैं, क्या मामला है पूरा। तो जो तस्वीर निकलकर सामने आती है वो ये है कि अनिल जैन ने ही इनको सुपारी दी थी जब ये जेल में बंद थे, और जेल में बंद होने के दौरान ही इन्हें एडवांस 10 लाख रुपया दिया था और कहा था कि जेल से बाहर आते ही तुम्हें ये काम करना है। 29 जुलाई को जब ये पीछा कर रहे थे रीमा जैन का, तो इन्होंने उससे पहले रेकी की थी और इनको ये पता था कि रीमा जैन जब भी कहीं जाती हैं तो उनके साथ कोई ना कोई होता है। सिर्फ ये सतलज क्लब एक ऐसी जगह है जहां पर उनके साथ कोई नहीं होता है। तो 29 जुलाई को ये पूरा प्लान बनता है। रीमा जैन को उनकी गाड़ी में किडनैप किया जाता है। उसके बाद उन्हें अनिल जैन की फैक्ट्री में लाया जाता है। वहाँ उन्हें टॉर्चर करके उनसे कुछ पेपर्स पर साइन कराए जाते हैं और उसके बाद
उन्हें, अब ये जो तीनों सुपारी लेने वाले थे कोई ज़्यादा खास पढ़े लिखे तो थे नहीं, इनको पता था कि इंसुलिन का इंजेक्शन होता है वो दे दिया जाए। अब ये इंसुलिन का इंजेक्शन दे देते हैं रीमा जैन को, और इंसुलिन का इंजेक्शन वो होता है जो आमतौर पर डायबिटीज़ के रोगियों को दिया जाता है। लेकिन अगर कोई डायबिटीज़ का रोगी नहीं है और उसे इंसुलिन दे दी जाए तो उसकी ब्लड शुगर लो होने लगती है और वो उसके जीवन के लिए खतरा बन जाती है। अच्छा, अनिल जैन ने इनसे इतना कहा था कि तुम्हें इनको ठिकाने लगाना है, लेकिन ठिकाने लगाने से पहले इन पेपर्स पे साइन लेने हैं। और उसके बाद का उन्हें सीन नहीं पता था कि क्या करना है, कैसे ठिकाने लगाना है, कुछ उनकी प्लानिंग नहीं थी। अब जब सारी चीज़ें हो जाती हैं कि पेपर पे साइन भी ले लिए, थोड़ा टॉर्चर भी कर लिया, एक इंजेक्शन भी दे दिया, अब इन्हें लगता है कि सारा काम तो हो गया, अब हम इनको ख़त्म करें। तो वो 3-4 इंजेक्शन इंसुलिन के लगा देते हैं ताकि अगर किसी तरह डेड बॉडी मिल भी जाए तो ये प्रूव ना हो कि इनकी हत्या की गई। यही आएगा पोस्टमार्टम में कि भाई ब्लड शुगर लेवल लो हो गया था इसलिए डेथ हो गई। ये जब वहाँ पे 3-4 इंजेक्शन को लगातार लगाते हैं तो रीमा जैन वहीं ढेर हो जाती हैं। अब ये उसी फैक्ट्री में बने एक सेप्टिक टैंक में उनकी लाश को डालते हैं और अनिल जैन से कहते हैं कि भाई हमने तो काम कर दिया, अब बताओ क्या करना है। अनिल जैन कहते हैं कि इनकी गाड़ी को अब ठिकाने लगाओ, किसी एयरपोर्ट पर पार करके आओ। तो ये एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं, दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पार्क कर देते हैं और मामला सब रफा दफा हो जाता है। जब ये सारी पिक्चर तस्वीर सामने आई पुलिस के, तो पुलिस ने अनिल जैन को उठाया और थोड़ी देर में अनिल जैन भी टूट गया। अनिल जैन ने भी बोल दिया कि हाँ भाई मैंने ही ये करवाया है। पुलिस अरेस्ट करती है, ये मामला लोअर कोर्ट में चलता है। लोअर कोर्ट में इन तीनों को, और अनिल जैन को और उनका एक साथी विकी जैन, इनको ताउम्र जेल की सज़ा होती है। ये मामला चलता है करीब 2012 तक, तो 2005 की घटना है। 7 साल मामला अदालत में चलता है। 7 साल बाद लोअर कोर्ट का फैसला आता है और उसके बाद सुनने में आया कि मामला फिर हाई कोर्ट में भी चल रहा है, उसकी ज़्यादा अपडेट्स नहीं हैं, लेकिन फ़िलहाल ये मामला है। तो देखिए, आपने इस कहानी में देखा कि कैसे एक भाई दूसरे भाई की जान का प्यासा हो जाता है। अच्छा हाँ, इसमें एक बात और है कि ये कहीं से प्रूव नहीं हो पाया, पुलिस प्रूव नहीं कर पाई कि जो भाई है सुनील जैन, उसकी हत्या में इनका हाथ था, क्योंकि उसका कोई प्रूफ नहीं मिला। ये जो फैक्ट्री का सेप्टिक टैंक है जहां पर रीमा जैन की लाश को डाला गया था, उस लाश को जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने निकाला जाता है और असल में लाश नहीं निकलती है, कुछ स्कल निकलता है, बोन्स निकलते हैं, फिर उनकी जांच की जाती है रीमा जैन की मां के डीएनए से और उसमें साबित हो जाता है कि हाँ ये रीमा जैन की ही लाश है। उसके बाद वो जो भी बॉडी पार्ट्स मिले थे वो परिवार को सौंप दिए गए। पुलिस का काम पूरा हो गया, पुलिस ने साबित कर दिया कि ये उन्हीं की बॉडी है जिसे यहाँ डाला गया था। इकबाल जुर्म भी है। मामला फिर अदालत में चलता ही है, ताउम्र की सज़ा हो जाती है, उम्र कैद की। लेकिन आप देखिए कि कैसे एक कहा जाता है करीब 100 करोड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टी रीमा जैन और सुनील जैन की थी, जिस पर उनके भाई की नज़र थी और उसके लिए ही ये किया। अब हालांकि लोग मानते हैं कि भाई की हत्या में भी इसी का हाथ रहा होगा, और क्योंकि उसे एक बार सक्सेस मिल गई और कुछ भी नहीं हुआ 3 साल तक, तो उसे लगा कि अब मैं इसकी पत्नी को भी ठिकाने लगा सकता हूँ, ताकि शायद उसका अगला टारगेट उसका बेटा भी हो सकता था। अक्सर संपत्ति के लिए, पैसे के लिए, किसी दूसरे का हक हड़पने के लिए ऐसे काम करता है इंसान। लेकिन ये जग जाहिर बात है कि अगर आप अपने हक के अलावा किसी दूसरे का हक मारना चाहेंगे, और कितने भी आप शातिर हों, कितना भी आप पैसा रखते हो, कितना भी रसूख रखते हो, कानून से बड़ा कोई नहीं, और कानून के हाथ आप तक पहुंच ही जाएंगे। कहीं ना कहीं कोई ना कोई सुराग छूटता ही है। ये कहानियाँ मैं आपके लिए इसीलिए लेकर आता हूँ, एक तो सच्ची कहानियाँ हैं, हमारे आपके बीच घटित हुई हैं। लोगों को ये कहानियाँ याद रहनी चाहिए, पता रहनी चाहिए, और ऐसी कहानियों को आप शेयर भी करते रहिए, ताकि कभी कहीं कोई इस तरह की सोच भी अपने दिमाग में ला रहा हो तो हम उसे वहीं रोक सकें। इस कहानी को सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस कहानी को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही आप अपने कमेंट्स के ज़रिए मुझे बताइए कि आगे आप और किस तरह की कहानियाँ मेरे प्लेटफॉर्म पर सुनना चाहते हैं।